वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बी सी ओ सी 133 इसका हम यूनिट रिवाइज करने वाले हैं। सो आप बने रहिए हमारे साथ। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। ये तीन यूनिट हम बैक टू बैक आज हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा, हमने एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने लॉ के बारे में जान लिया था, सोर्सेज ऑफ लॉ को भी जान लिया था। मैं बार बार इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक बार वापस से सारी चीजें आ जाएं। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी हम इस बार कर चुके हैं। आपने ये भी कर लिया होगा, और दूसरा है ये अग्रीमेंट को भी समझ लिया होगा, लीगल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं ये भी समझ लिया होगा। ये भी समझ लिया होगा डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये अगर आपने अभी तक नहीं किया तो एक बार प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की बात करी थी। इसमें हमने बेसिस ऑफ क्रिएशंस के आधार पे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बोला था। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशंस पे एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, यानी कि इसमें काम होना है, काम होना बाकी है, जो होना बाकी है वो यूनिलेटर बायलेटर ऐसे बोला था। इनफोर्सिबिलिटी यानी कि 5 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया था। तो इस तरीके से हमने इसको क्लासिफिकेशन किया था, यानी कि बांटा था। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने सेक्शन 10 पढ़ा था। ठीक है, सेक्शन 10 पढ़ा था। अगर वो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लेती हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अदरवाइज या तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो वॉइड हो या इलीगल हो या वॉइडेबल हो। बट जो कुछ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल भी होते हैं, लेकिन सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं, वॉइड नहीं होते हैं। ऐसा भी हमने आगे चल के डिस्कस किया था। और इसके बाद ये सम अप, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा यूनिट ये हो जाता है कंप्लीट। फिर भी इसका ओवरव्यू एक बार अच्छे से दोबारा करते हैं, ताकि फिर भी कहीं कुछ कमी रह गई तो उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका व्हाट इज लॉ। तो व्हाट इज लॉ से हमने ये चीज पढ़ लिया था इसमें कि लॉ क्या होता है, कानून क्या होते हैं, कानून आया कैसे, है ना। मीनिंग एंड सोर्सेस, मीनिंग एंड सोर्सेस से क्या समझेंगे भाई। हमारे जो कानून के मीनिंग, जो टर्म्स होती हैं, और हमारे टर्म्स कहाँ से आए, ये चीजें होती हैं। ठीक है। इसके बाद जो है इसमें इंग्लिश लॉ, ये आप हेडिंग का जरूर ध्यान रखें। इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ जरूर लिखें, मेंशन करें। इंडियन स्टेटस लॉ, जुडिशरी डिसीजंस, कस्टम एंड यूजेस जो होते हैं, जो हम रेगुलर में अपनी लाइफ में यूज करते हैं, ये सब। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यही हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, जो हमारे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है। यानी जो भी कुछ कानून हम करते हैं वो इसके इसी के अंडर हम करते हैं। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। अब हम देखेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट में हम तो कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे देख सकते हैं कि एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ये तो हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डेफिनेशन है। लेकिन इसके अलावा और भी काफी विद्वान लोगों ने डेफिनेशन दी है। इसमें से आप जैसे एक है लिखा है, इन भाई साहब ने, क्या नाम है इन भाई साहब का? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डेफिनेशन ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। तो ये सालमन जो है, इन्होंने कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्रिएटिंग, डिफाइनिंग एंड ऑब्लिगेशंस। क्या करता है? क्रिएट करता है। इन अग्रीमेंट होता है जो क्रिएट करता है और डिफाइन करता है। डिफाइन भी कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो है बहुत अच्छे से लिखे जाते हैं। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? इसके बाद हम देख लीजिए अग्रीमेंट। अग्रीमेंट सेक्शन 2 में लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन। एंड डिफाइन अग्रीमेंट एज एन एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। हो सकता है एक प्रॉमिस हो सकता है, एक के साथ मल्टीपल प्रॉमिस भी हो सकते हैं। तो अग्रीमेंट में क्या होता है? अग्रीमेंट में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इसके बाद आते हैं लीगल ऑब्लिगेशंस के बारे में। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा, कुछ कुछ चीजें इसमें जहां जरूरी होगा वो मैं हाईलाइट कर लूंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर जो चीज थोड़ी सी जरूरी चीज है उसको मैं हाईलाइट कर लूंगा। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट एन अग्रीमेंट में रिगार्डेड एज कॉन्ट्रैक्ट, लिखा है कि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इट मस्ट गिव राइज टू द लीगल ऑब्लिगेशंस, उसमें राइज हो जाने चाहिए। इट मस्ट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अगर कोई भी अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन आ जाए, या फिर इट मस्ट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। एनी ऑब्लिगेशन ड्यूटी विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज नॉट रिगार्डेड एज कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन या कोई ऐसी ड्यूटी जो इन्फोर्सिबल नहीं होती, कोर्ट तक नहीं ले जाई जा सकती, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन था, जो बहुत एसेंशियल पार्ट था हमारा कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, फिर एक डिफरेंस हमने किया था, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कुछ चार चार पॉइंट इसमें लिखे हैं, आप भी इसमें और ऐड कर सकते हो, बट बेसिक तो यही है जो मेन आपको याद रखने हैं। ठीक है, देन आपको यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज लॉ है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन अग्रीमेंट, है ना। तो अब अगर आप इसको मेंशन करेंगे तो डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, है ना। इन्फोर्सेबल है कोर्ट इसको
इसको 2E में जो डिफाइन डेफिनेशन है एज इट इज डेफिनेशन भी इसको पोस्ट कर सकते हो, सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2E में इसमें जो भी डिफाइन डेफिनेशन लिखी हुई है उसको आप जैसे भी मैंने ऊपर दिखाया था उससे आप इसको लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल ऑब्लिगेशन? तो लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है? कुछ ऐसी ड्यूटी जो कोर्ट तक प्रूफ की जा सकती हो, ऐसे चीज को बोलते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट आप लिख सकते हो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, ये था। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम कवर कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। इफ यू हैव यू अभी तक आपने चेक नहीं किया, एक बार चेकआउट कर लीजिए। बेसिस ऑफ क्रिएशंस, बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, इन्फोर्सिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशंस, ये सारी चीज हम इसमें कवर कर चुके हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए आप ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशंस के अगर हम बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे कवर हो रखी हैं। एग्जीक्यूटरी, ये जो मैंने आपको भी बात बताई, ये सारी बातें वही हैं। ये वही है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये आगे चल के मैं और डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल अग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बोला? इसके इसका तो सरनेम, इसको तो सरनेम कॉन्ट्रैक्ट का मिल गया है, इसको सरनेम कॉन्ट्रैक्ट का क्यों नहीं मिला? एक हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है आफरीन, उन्होंने जाके उसमें चाय बनाने के लिए बोला। उसमें उन्होंने पानी डाला, फिर थोड़ा बेसन डाला, फिर थोड़ी हल्दी डाली, फिर थोड़ा दूध डाला, फिर थोड़ी चाय पत्ती डाली। तो अब इसको बोलेंगे क्या? आप इसको ये बोलेंगे कि ये चाय है? वो ये पूछ रहे हैं कि चाय कैसी बनी है। और मम्मी ने इनको डांट लगाई, चाय कैसी बनी है, इसको तुमने चाय का नाम कैसे दिया? तो उनकी फिर पिटाई भी हो गई। तो ये जब है, इसको कॉन्ट्रैक्ट का नाम कैसे मिला? भाई कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं ना, ये तो वॉइड हो गया। हाँ, ये है कि इसका कोशिश तो थी, प्रोसेस तो था कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, लेकिन किसी कारण से नहीं बन पाया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं, कंप्लीट नहीं बना, ठीक है। तो जब कंप्लीट बनेगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज को क्या बोलेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड वॉइड अग्रीमेंट हो जाता है, और ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें मैंने बताया था आपको, वॉइडेबल में याद रखिए मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस, फोर्स, कोर्सन, है ना, फ्रॉड, ये सारी बातें किस में आती थी? वॉइडेबल में। अगर मान लो मैं किसी के साथ फ्रॉड करता हूँ, मैं किसी स्टूडेंट के साथ, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ, 5,000 रुपीज ले लिए, है ना, और मैं उनको कुछ गलत चीज बेच दी उनको, तो ये मेरे का फ्रॉड हो गया। अब सामने वाला फ्रॉड की क्लेम करे तब तो उसको हम वॉइडेबल बोलेंगे, या फिर उसको आगे चल के वो इलीगल हो सकता है, वो आगे चल के कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर वो चुप रहता है तो इसमें अभी वन पार्टी के पास राइट है, वो रिस्किन कर सकता है। आगे बताऊंगा कि रिस्किन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकता है। अवॉइड करना मतलब होता है कि उसमें पार्टिसिपेट ना करना और अपने राइट्स अपने को क्लेम करना, ठीक है। तो वो सारी कंडीशन होती हैं, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, सारी चीजें इसमें वॉइडेबल होता है। वॉइड में भी कुछ अलग डिफरेंस कंडीशन होता है, हो सकता है मिस्टेक्स वगैरह के केस में वॉइड हो जाता है, माइनर के साथ, जैसे और भी बहुत सारी कंडीशन मैंने आपको बताई थी। इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, ये आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्या पढ़ा? सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें करी। क्या करी आज हमने? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें। इसका मतलब क्या हुआ? हमने इस क्लास में बेसिक चीजें सीखी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, टाइप कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये सारी चीजें हमने इसमें कवर करी, राइट। अब हम और भी बातें देखेंगे इसमें। अभी हमने क्या किया था? वॉइड में डिफरेंस किया था, एक तो वॉइड में डिफरेंस किया था और वॉइडेबल में, ठीक है। अब देखिए वॉइड में और इलीगल में डिफरेंस किया गया है, क्योंकि इसमें कहा गया था जितने भी इलीगल हैं वो तो वॉइड है, लेकिन सारे वॉइड जो है इलीगल नहीं है, ऐसा भी था ना, ठीक है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, है ना। क्योंकि मान लो कोई मिस्टेक से हुआ, तो कुछ कुछ मिस्टेक से होते हैं, तो मिस्टेक के केस में क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। तो वॉइड मिस्टेक से होना इलीगल थोड़ी है ना। इलीगल मतलब जैसे मैं कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहा हूँ जो इम्पॉसिबल है। जैसे कोई लक्ष्मी नगर में रहे, उसको मैं बोलूँ मैं आपको 8 स्टोरी मकान बिल्ड करके दे दूंगा, या मेरे लिए 8 इस माले का मकान बना दो, लेकिन जो हाइट है एक हर एरिया की ना, एक वो है लोकेशन की हाइट है, उदाहरण के लिए, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि आपको कितना गुटखा चाहिए, अब ये गुटखा खाने वाले हैं तो इनको गुटखा चाहिए, तो गुटखा अगर मैं प्रोवाइड करूँ इनको, तो क्या होगा? दिल्ली में मतलब आफरीन है कोई, उनको बहुत सारा गुटखा खाना है, तो मैं गुटखा नहीं दे सकता, या किसी को सिगरेट पीना है, तो अगर मान लो कहीं पे लिकर है, जैसे दारू वगैरह, तो ये इलीगल है, तो ये कुछ केस इलीगल में आ जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग डेफिनेशन है, इसलिए डेफिनेशन को इसलिए माइनर से समझना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई भी इजीली ये कर सके। अनइन्फोर्सेबल क्या होता है?
ये मैंने आपको बताया था शायद कि ये होता है हमारा टेक्निकल रीजन से, जैसे स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करी, एक एग्जांपल्स भी हैं, रिक्विजिट स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करवाया, ये कुछ एग्जांपल्स है। जैसे आपने घर हाउस प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते समय उसकी रजिस्ट्री करते हैं, ये कुछ देखो, एक चार्ट भी दे रखा है इन्होंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस चार्ट में जो है आप देख सकते हैं कि पूरा डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट को कवर करने की कोशिश की गई है। इसमें देखो ये लिखा है आपका बेस्ड ऑन क्रिएशंस के बेस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशंस क्या लिखा हुआ है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बेस्ड ऑन इन्फोर्सिबिलिटी। आप इसको आगे चल के देख सकते हैं, बेस्ड ऑन इन्फोर्सिबिलिटी क्या क्या कवर है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, voidable contract, illegal contract, unenforceable contract. These are the five types of contract on the basis of validity या on the basis of क्या कह सकते हैं इसको, इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी मतलब कि कोर्ट में हम कैसा, कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक आपको सबको आई होप समझ में अच्छे से आया होगा। व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वैलिड नहीं होते, जो रद्द निषेध होते हैं, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल मतलब वन पार्टी हैज ऑप्शंस या रिस्क इन करने का या राइट जो भी है वो एक पार्टी के पास होता है, दो पार्टी में से एक पार्टी ने सामने वाली पार्टी पे मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंट, बार बार पांच चीजें बोलता हूँ भी हूँ मैं, इसके जो पांच पॉइंट है ना बार बार बोलता हूँ मैं, ताकि आपको बार बार जैसे याद हो जाए ये चीजें। इसके सेक्शन क्या होते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। और 11 क्या होता है, 11 माइनर का होता है, छोटी उम्र के बच्चों के साथ अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ना, अब किसी से मैंने छोटे हम से उसको बोल के पहला फुसला के 1000 रुपये ले लिए पेटीएम में, तो क्या हो जाएगा, तो वो वैसे तो पेटीएम तो होगा ही नहीं उन छोटे बच्चों का, लेकिन वो होगा माइनर, यानी सेक्शन 11 में कवर है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अभी इसके बारे में सारी चीजें होंगी ना, वो डिटेल में हम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें पांच चीजें मैंने क्या क्या बताई आपको। एक तो मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है कि गलत तरीके से मिस रिप्रेजेंट करना, ठीक है। मैं इग्नू का टीचर हूँ, पता है आपको, अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। कई बार ऐसा हुआ भी है कि लोगों को लगता है कि मैं इग्नू का टीचर हूँ और मेरे को तो फ्री पढ़ना आना चाहिए, ऐसे भी लगता है। बट ऐसा कोई मिस रिप्रेजेंट करना या अनड्यू इन्फ्लुएंस तो मैंने बता ही दिया था, मतलब अपनी पोजीशन का, ऊपर पोजीशन का गलत फायदा लेना बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। और कोर्सन होता है चाकू, गन पॉइंट पे या फिर नाइफ, चाकू दिखा करके कोई कांटेक्ट करवा लेना धमकी दे करके ऐसे, या फिर थ्रेट देना। वो आगे पूरी डेफिनेशन आएगी, ऐसा नहीं कि कोर्सन जो भी वर्ड अभी शब्द में बोल रहा हूँ आगे वो आएगा नहीं, कंप्लीट कवर होगा। व्हाट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वो भी हमें कवर कर चुके हैं, किसमें क्या होते हैं, जो ऐसे भी डेफिनेशन बता सकते हो आईपीसी के अंदर, पनिशेबल एक्ट हो गए। पनिशेबल एक्ट मतलब कोई भी पनिशेबल एक्ट, जैसे कि आप कोई क्राइम कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, किडनैप कर रहे हो, लिकर बेच रहे हो, दवाई कुछ इन दवाइयां बेच रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी आईपीसी इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे कवर करते हैं। स्टेट वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट इज, वेदर इज क्रिएटेड फॉलोइंग राइट, ठीक है। यहाँ पे ये बताना है सिंपल सा कि यस और नो, आपको इसमें लिखना है यस और नो, कि यहाँ पे यस लिखना है या नो लिखना है। फॉर एग्जांपल के लिए बताया था बोर्ड, या एक बार इसको हम आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कमेंट करके बता दीजिएगा आप मेरे को। गिव योर डिसीजन इन केस ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम इज वर्ड इन टू वर्ड, तो आपको इसमें सिंगल वर्ड के अंदर वर्ड और टू डिसीजन केस आपको ये बताना है इसमें। चलिए अब हम यहाँ से आगे करते हैं इसको, आप एक बार यहाँ से देख लिया होगा आई होप आपने। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये अभी तक हमने शायद प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं होगा, ये हमारा नया पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पॉइंट है कवर हो रखे हैं, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये 10 पॉइंट कवर है। प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब कि कई बार ऐसा देखा होगा आपने, अगर दो लोग बार्गेन करते हैं तो प्रॉपर क्लियर आंसर नहीं मिलता। मान लो जैसे कोई आप में से गया, कोई सब्जी खरीदने गया, आपने पूछा कितने रुपए किलो है, उसने बोला भाई हम 20 रुपीज केजी या 10 रुपीज केजी के हिसाब से दे रहे हैं। आपने बोला भाई थोड़ा कम करो, उसने बोला ठीक है थोड़ा दो कम कर देते हैं 2 रुपए। तो अब इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ? अभी तक तो लग रहा है कि नहीं होगा, ठीक है।
आपने कुछ भी पूछना है, अगर कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ से नया पॉइंट कवर हो गया है। आपने कहीं भी कुछ पूछना है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो इसमें। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, तो पहला तो है प्रॉपर ऑफर, यानी कि सामने वाला पर्सन, अब ऑफर की डेफिनेशन क्या है, आप में से क्वेश्चन आएगा कि ऑफर क्या होता है, ऑफर की वो सारी कंडीशन हमें समझा दो अभी से, तो आगे पॉइंट में भी कवर होगा ना वो। तो अभी से सारा ऑफर, अभी ऑफर समझा दूंगा तो फिर आगे चैप्टर्स में क्या करेंगे, प्रॉपर एक्सेप्टेंस क्या होगा वो भी चैप्टर आगे कवर है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अच्छे से फॉर्मल वे में करो। इसीलिए मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, या आप मेरे चैनल पे भी विजिट करते होंगे बार बार, तो आपने कभी मेरे चैनल को देखा भी होगा। आई एम नॉट जस्ट ऑर्डिनरी, बट आई एम फॉर्मल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप कभी इस चैनल पे विजिट करोगे तो आपको लिखा होगा वहाँ पे BA, BCom और आपको BSc लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि हम इस तरीके की क्लासेस आपको वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको करवाते हैं। इट मीन्स कि जब आप इस वीडियो को देखोगे तो यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी होता है, अगर आपको ऐसा दबाने का बटन करे तो उसको जरूर दबाएं। फ्री कंसेंट के बारे में बात करें, फ्री कंसेंट क्या होता है, इसको माइंड को हम हाईजैक कर सकते हैं कि किसी के माइंड को, वही किसी तरीके से मिसलीड करके फ्रॉड करके, तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल एलिमेंट है। आपसे कोई पूछेगा 10 एसेंशियल एलिमेंट बताओ, एसेंशियल एलिमेंट देखो नीचे लिखा है, लेट अस नाउ डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट वन बाय वन। वन बाय वन मतलब कि आगे इसी को ना वन बाय वन इलेबोरेट किया है, लेकिन ये एसेंशियल एलिमेंट है, वो 10 कंडीशंस है, यानी कि पर्सन का माइंड फ्री होना चाहिए, वो एबल टू टेक एनी डिसीजंस, वो चाहो तो एक्सेप्ट करे यस और नो। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी कि सेक्शन 11 में इसमें कवर करेंगे। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब होता है कि पर्सन्स ने एज ने कैसी है, जिसमें आपको बताते आया हूँ कि पर्सन की एज माइनर है या मेजर है ना, पर्सन साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है, लॉफुल कंसिडरेशन है या नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, कुछ ऐसे अग्रीमेंट भी हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, यानी अगर मान लो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट मतलब किसी चीज को ऊपर रुकावट लगाना, इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वहां पर वॉइड माना जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति को प्रतिबंध नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे एक स्टूडेंट है खुशबू, अगर मैं खुशबू को बोलूँ खुशबू मैं आपको 500 रुपये दूंगा, बट इसकी कंडीशन ये है कि आप कहीं और जो है पढ़ाई नहीं करोगे। इस तरह की कंडीशन बड़ा अजीब नहीं लग रही कि मतलब किसी को पैसे दे के बांध लिया है ना, या मान लो गवाह सबूत बनाने से रिलेटेड था कि था, है ना। आगे हम बताएंगे इसमें कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे किसी का को केस करने के लिए वो उत्साह क्या करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, आप ना इनके ऊपर केस कर दो सलीम के ऊपर, तो हम आपको जो भी कॉस्ट जो बेनिफिट होगा हम आप बाद में इक्वली शेयर कर लेंगे। तो ये भी बहुत गलत होता है, इस तरीके से केस से लोगों की लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, मतलब लोग कोर्ट केस ज्यादा करेंगे। इस तरीके की चीजों को हम अवॉइड करने के लिए भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर वर्ड है। इसमें वो शादी का भी है कि किसी की शादी को रोकना या इस तरीके से चीजें जो होती हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मतलब मीनिंग ही सर्टेन नहीं हो रही। आपने देखा होगा कुछ लोग जो धोखेबाज लोग होते हैं वही इस तरह की बातें करते हैं, कार है सही, आप पूछोगे आप फोन बेच रहे हो, फोन की कंडीशन कैसी है, मैं बोलूंगा हाँ अच्छा चलता है ठीक है, लेकिन क्लियरली नहीं बता रहा हूँ। तो जो जो भी चीज है आपको क्लियरली उसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए, है ना, सर्टेन मीनिंग कौन सी है क्या है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है समटाइम होता है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पे ही क्वेश्चन मार्क लगता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटी, अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसमें लीगल फॉर्मेलिटी भी करनी है तो वो भी हमें करनी चाहिए। तो आगे चल के हम इसको वन बाय वन करेंगे। प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो लेट्स डिस्कस इट। जब यहाँ पे हमने बात करी ली कि प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, तो हम इसके बारे में बात क्या करेंगे। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, मतलब कम से कम दो पार्टीज तो होनी चाहिए। एक अकेला व्यक्ति खुद ही ऑफर करे, खुद ही एक्सेप्ट कर ले, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। वन मेकिंग द ऑफर एंड द अदर एक्सेप्टिंग इट, यानी कि एटलीस्ट दो पार्टी तो चाहिए। हाँ, चार पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है मिल करके, आप में से कोई क्या है आंसर, ये 10 पर्सन क्या मिलकर ऑफ कोर्स कर सकते हैं, मिनिमम दो लोग तो होने चाहिए ना बात करने के लिए, डिस्कशन के लिए, बार्गेनिंग और ऑफर एक्सेप्टेंस के लिए। ठीक है, मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज वन मेकिंग ऑफर एंड, इसके भी कंडीशन होंगे वो मैं सारे बता दूंगा आपको, 7-8 कंडीशन है इसकी है वो याद करनी होती हैं, ताकि एग्जाम में आ जाए तो 7-8 कंडीशन आपकी याद रह जाए। कि जैसे दो पार्टीज होना चाहिए, प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, ऑफर में कोई वेग नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सर्टेनिटी मीनिंग में सर्टेनिटी होनी चाहिए, है ना, ये सारी कंडीशन है। मेकिंग कम्युनिकेटेड टू, फॉर एग्जाम्पल द ऑफर मस्ट बी डेफिनेट होना चाहिए, डुली कम्युनिकेटेड होना चाहिए, है ना। मान लो मैं बाहर रेडी पे समोसे लेके खड़ा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, समोसे में बेचने के लिए खड़ा हूँ,
तो अगर मैं इसको बेच रहा हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर सेल ऐसे करके कुछ लिखा होना चाहिए। नहीं लिखा था तो आप मतलब होता है ना कि एक कोई प्रॉपर कम्युनिकेट होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, है ना। दो मिनिमम दो पार्टीज होनी चाहिए, है ना। सिमिलरली एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल होना चाहिए। देखो, प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं आप इसमें से कुछ? एक्सेप्टेंस मतलब कैसे होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ले लेता है लेकिन अभी पैसे नहीं है ना, ऐसे बोलने वाले क्या होते हैं, इसके एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अभी जैसे कुछ स्टूडेंट है हमारे, खुशबू, वो कहते हैं हाँ मैं क्लासेस तो ले लूं, पेड क्लासेस, बट क्या है ना एक्चुअली पेमेंट नहीं है। तो इस तरीके को माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। मान लो किसी ने ऑफर किया कि हम 2 किलो क्रीम पाउडर बेच रहे हैं, अभी खुशबू भागे भागे क्रीम पाउडर मेकअप का सारा सामान ले आएंगी, लेकिन कंडीशन भी लगा देंगे, तो वो चीज नहीं मानी जाएगी। मतलब प्रॉपर हाँ ना क्लियर आंसर मिलना चाहिए कि हाँ लेंगे नहीं लेंगे, इस तरीके से। ये जो अनकंडीशनल होना चाहिए कि अगर मगर तगर ये सब जो कुछ वर्ड होते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। क्लियरली हाँ या ना, मतलब उस क्लियर शब्दों में। कोई दो लोग पार्टीज कर रही है, दो लोग पार्टी सेल परचेज कर रहे हो, या फिर कोई परफॉर्मेंस की बात हो रही है, वो सिनेमा है, डॉक्टर है, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी आ सकता है, चाहे वो गुड्स का सेल परचेज हो, चाहे वो सर्विस का प्रोवाइड हो, है ना। या कोई और भी केसेस में भी, नॉन ट्रेड में भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, दो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। अनलेस सच कंडीशन इज रिगार्डेड एज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर सेटिस्फाइड बाय द एग्रीमेंट डज नॉट बिकम इनफोर्सिबल, यू विल लर्न। इसको आगे हम लेटर यूनिट में डिस्कस करेंगे। देखो है ना नहीं, यूनिट 2, तो आप इसको यूनिट 2 में सारी चीजें डिस्कस करोगे। तो अगर आपको सारी चीज यूनिट 2 में डिस्कस करना है तो आपको यूनिट 2 में एक बार दिखाते हैं कि क्या है। यूनिट 2 में है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जो आप वहां पे पढ़ रहे थे ना कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे पूरा इसके बारे में लिखा है, व्हाट इज ऑफर। तो सबसे पहले तो ये समझाया गया है कि ऑफर होता क्या है, फिर ये समझाया गया है कि ऑफर इज मेड कैसे बनता है, हाउ हुम टू ऑफर, ऑफर कौन पर्सन किस पर्सन को देता है, लीगल रूल फॉर अ वैलिड ऑफर, वैलिड ऑफर की क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, क्रॉस ऑफर क्या होता है ना, एक पर्सन ने इसको क्रॉस दिया, इसको ऑफर दिया, इसने इसको ऑफर दिया, तो जो पहला वाला ऑफर था वो खत्म हो गया, है ना। यानी कि पुरानी बातें अब खत्म हो गई, अब तो नई बातें स्टार्ट हो गई। ये याद बात है आपको, ये पता है, रात गई बात गई, ऐसे आपने सुना काफी सारे जैसे होता है। फिर हम पहले किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल 28 नवंबर को किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, फिर इसी 29 नवंबर को किसी और टॉपिक पे बात करने गए, 30 नवंबर को हम किसी और फाइनल टॉपिक पे बात करने लगे। अब कोई यहाँ की बात लेके आएगा तो कहेगा पागल हो क्या, बेवकूफ हो। जब हमने ये एक बार ऑफर की क्रैश हो गया, आपने इसमें कुछ और ऐड किया, फिर मैंने कुछ और ऐड किया, फिर अब बातें अब यहाँ से स्टार्ट होंगी। ऐसे ही होता है ना। मतलब ये उसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर, यानी इसने कुछ ऑफर दिया, फिर सामने वाला पर्सन ने भी वापस से इसको ऑफर दे दिया, उसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर होता है जनरल ऑफर, यानी कि खुला ऑफर, आप कभी भी आओ ले जा सकते हो। कुछ कुछ बिग बाजार शॉपिंग मॉल है जिनकी बड़ी दुकान होती है, वो कहते हैं ना 20% है ऑफर, और वो कुछ डेट लिख देते हैं, क्या है कोई भी आए और लेके ले सकता है। स्पेसिफिक ऑफर भी होता है इसमें, देखो अभी यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन हो सकता है स्पेसिफिक ऑफर। मान लो मैं अपने भाई को या अपनी सिस्टर को बोलूंगा कि अगर आपको बिजनेस लॉ समझना है, मेरे से क्लास करनी है, तो आप आ जाओ ज्वाइन कर लो। तो मतलब मैं पर्टिकुलरली उन्हीं को बोला मैंने, तो वही ज्वाइन कर सकता है। लेकिन ओपन ऑफर है, कोई भी आके बच्चा इसमें पढ़ सकता है, आपको 100 रुपीज फीस देनी है, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, तो कोई भी आ सकता है इसमें। तो इसमें ये बात थी। एक्सेप्टेंस, यानी कि अभी तो ऑफर की बात कर रहे हैं, तो अब हम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे। व्हाट इज एक्सेप्टेंस, व्हाट हाउ हु कैन एक्सेप्ट, है ना। एक्सेप्टेंस मेड कैसे होता है, एक्सेप्टेंस हम कैसे दे सकते हैं, रिटर्न दे सकते हैं या ओरल दे सकते हैं। ऑब्वियसली जब ऑफर को हम ओरल भी बोल दे सकते हैं, रिटर्न भी दे सकते हैं, तो एक्सेप्टेंस भी ओरल एंड रिटर्न हो सकती है। कम्युनिकेशन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि सामने वाले पार्टी मान ले या फिर कैसे माने, या फिर रीजनेबल टाइम होता है कुछ, तो ये सारी बातें इस पे यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। अभी रिवोकेशन को पढ़ेंगे। रिवोकेशन मतलब कैंसिल करना, मना कर देना। वैसे पहले तो मैंने ऑफर दिया कि चलो चलो मैं आपको करा दूंगा सिलेबस, लेकिन बाद में मैं मना करूं, तो वो कब तक मना कर सकते हैं, सारी कंडीशन इसमें लिखा गया है, ठीक है। ऐसे हमारा यूनिट 3 है। यूनिट 3 में क्या होता है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपने मोबाइल पे, अगर आप देख पा रहे हो तो ये लिखा होगा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। मतलब क्या होगा, पार्टीज के अंदर क्षमता है या नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने की, वो सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं, वो सारी बातें यहाँ पे हमारी यूनिट 3 में लिखी गई हैं। तो हम इस यूनिट 3 को यहाँ से करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ से टाइटल से थोड़ा सा हम स्टडी करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। वो इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉम्पिटेंट होते हैं। कोई भी पर्सन कर सकता है। कितनी मिनिमम एज रखी गई है, माइनर, यानी कि 18 प्लस का कोई भी पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है।
अगर उससे कम का है तो उससे कम पे भी साइन कर सकते हैं, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के बिहाफ पे। जैसे आपने देखा होगा सिंगिंग इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस चैंपियन, लिटिल ऐसे करके नहीं आते, प्लस डांस प्लस। अब वहाँ पे छोटे बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स या गार्जियन ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो हु इज माइनर, माइनर कौन होता है, पोजीशन ऑफ माइनर इन बेनिफिशियल। तो माइनर क्या हो सकता है, फायदे के लिए अपना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में। वो आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा यूनिट 3 है। मैं जैसे इसको ओवरव्यू करा देता हूँ। हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन जो है कॉम्पिटेंट होंगे, तो ऑब्वियस है वो तो मेजर एज होना चाहिए उसकी एज। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ अ माइनर, हु इज माइनर, और बाकी बातें यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ माइनर बाय एन, पोजीशन ऑफ अग्रीमेंट बाय अ माइनर। अगर कोई माइनर अग्रीमेंट करता है तो उसकी क्या पोजीशन होगी, इसको एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं। फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन बाय माइनर, अगर माइनर फ्रॉड रिप्रेजेंट करता है उस केस में क्या होगा, यहाँ पे इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब इसको हम आगे डिटेल में करेंगे कवर। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करवाया गया है, कल हम इसको डिटेल में ही करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है टॉपिक, कोई अभी भागने की जरूरत नहीं है। यस, माइनर एज अ शेयर होल्डर। इस पॉइंट में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, उनके गार्जियन कब साइन करेंगे, और वो शेयर होल्डर नहीं कर सकता। ठीक है, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज। तो ये सारी चीज छोटी छोटी बातें हैं। कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई यानी कि उसकी जरूरत के सामान को, अगर माइनर किस जरूरत के को सामान को अगर किसी बड़े ने गार्जियन ने पे किया है, अपने खर्च किया है, तो उसको बाद में रिकवर कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी से। जब वो बड़ा हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी से उसको, प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर दैट। ठीक है, कोई छोटे बच्चों को कोई और पेरेंट्स को पालते हैं तो उसके लिए वो लायबल है, मतलब वो उसके लिए लायबल है उस अमाउंट को पे करने के लिए वो, लेकिन वो नेसेसिटी होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा भी था नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब कि जरूरत ही सामान को। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अभी हम यही इस पॉइंट पे चल के इसको यहाँ पे रोकते हैं। और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको और भी वीडियोस अच्छी अच्छी इसमें मिलेंगी। अग्रीमेंट बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये हम नेक्स्ट टॉपिक, इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।